नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आजमगढ़ उपचुनाव कल होने वाला है। प्रचार हो चुका है। सभी लोग आज सेटिंग कर रहे हैं। सभी पार्टियां इस चक्कर में हैं कि अधिक से अधिक अपने समर्थन का वोट पोल करा दिया जाए। आज हम निष्पक्ष रूप से एक समीक्षा आपसे डिस्कस करते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। विश्वास करें, यह निष्पक्ष है, आंकड़ों पे आधारित है। इससे हम तय करेंगे, एक तरह से फोरकास्ट है, यह संभावनाओं पे ही है और परिणाम आने के बाद इसकी मिलान किया जाएगा कि कहाँ तक ये सटीक बैठा है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। आजमगढ़ संसदीय सीट बहुत उठापटक की सीट रही है और हमेशा इस पे बदलाव होता रहा है। सबसे पहले इस पे हम लोग पिछले 3 चुनाव के बारे में डिस्कस कर लें, तब जाके इसकी सही स्थिति आपको समझ में आएगी। 2009 से लेते हैं। 2009 में भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से रमाकांत यादव चुनाव जीते थे। अब भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत यादव जी सांसद बने। वोट पाया उन्होंने 2,47,648 वोट और ये चुनाव जीते। अब इनके जीतने का कारण आप समझिए कि इसी साल बहुजन समाज पार्टी ने अकबर अली अहमद डंपी को अपना प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने 1,98,009 वोट पाके सेकंड नंबर लगाया। और समाजवादी पार्टी ने वहाँ यादव दिया था, दुर्गा प्रसाद यादव जी को, वो तीसरे नंबर पर रहे। उनका वोट आया 1,23,844। यहाँ एक कैंडिडेट मुस्लिम और आ गए, जावेद अख्तर। ये लगभग 59,270, 60,000 के आसपास ये वोट पाए। अब इसकी आप देखें कि रमाकांत यादव कैसे जीते। रमाकांत यादव दमदार नेता हैं आजमगढ़ के और बीजेपी से मैदान में थे, तो कुछ वोट ये यादव समाज का खींच ले गए। मुस्लिम वोट डंपी और डॉक्टर जावेद अख्तर में पूरी तरह बट गया। 1,98,000 के आसपास वोट पाते हैं डंपी और लगभग 60,000 के आसपास वोट पाते हैं डॉक्टर जावेद अख्तर। इस प्रकार अगर इसमें से डंपी के वोट से शेड्यूल कास्ट का वोट हटा दें तो सिर्फ मुस्लिम लगभग 1.25 लाख वोट आउट हो गया समाजवादी पार्टी से और रमाकांत यादव चुनाव जीत गए। 2,47,648 वोट पाके जीते। भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सी कौमें हो जाती हैं, जिनमें कुशवाहा है, पटेल है, बनिया वर्ग है और ख़ासकर इन लोगों के जो लड़ाई थी उनके बीच में फॉरवर्ड भी चला जाता है। लेकिन इस 2009 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार संतोष कुमार सिंह थे। वो 31,000 वोट भी जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट है वो पा गए। इस प्रकार 2009 में मुस्लिम वोट बंटने से, मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी से छटकने से रमाकांत यादव बीजेपी से वहाँ चुनाव जीत गए। अब 2014 को देखिए। 2014 के आजमगढ़ चुनाव में माननीय मुलायम सिंह यादव जी स्वयं उम्मीदवार थे और ये जीते हैं 3,40,306 वोट पाके। और सेकेंड नंबर पे पुनः रमाकांत यादव थे, लेकिन उनका वोट 2,77,000 के आसपास रहा। लेकिन यहाँ जीत का कारण क्या बना? यहाँ जीत का कारण यह बना कि बहुजन समाज पार्टी ने शाह आलम गुड्डू, जो इस समय भी चुनाव में है, इनको उम्मीदवार बनाया था। वो 2,66,528 वोट पा गए। सीधा स्पष्ट हो गया कि काफ़ी संख्या में मुस्लिम वोट शाह आलम गुड्डू को चला गया।
इसलिए माननीय मुलायम सिंह यादव की जीत की रेंज कम हो गई और कांग्रेस फिर यहाँ 17,950 पे अटक के रह गई। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव इतने मशहूर और इतने सम्मानित नेता थे कि यादव समाज का पूरा वोट उनको पड़ गया, इसलिए रमाकांत यादव यहाँ चुनाव हार गए। 2019 को देख लें। 2019 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी 6,21,578 वोट पाके जीते। वहीं दूसरी तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ 3,61,704 वोट पाके जीते। यहाँ यह आपको ये जानना होगा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का 2019 में समझौता था। माननीय अखिलेश यादव जी का जो 6,21,578 वोट है, इसमें बहुजन समाज पार्टी का पूरा वोट है, यादव समाज का पूरा वोट है, मुस्लिम्स का पूरा वोट है। तीसरी कोई पार्टी दम में नहीं थी। सिर्फ यस बीएसपी सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी एक कैंडिडेट को फॉरवर्ड को उतारा था उन्होंने, जो 10,000 वोट पा सका। अब ये उपचुनाव हो रहा है, तो इस उपचुनाव की कमोबेश स्थिति 2014 की है। 2014 में जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव थे, तो आप समझ लें कि उनके स्थान पर माननीय धर्मेंद्र यादव जी हो गए समाजवादी पार्टी से। रमाकांत यादव बीजेपी से कैंडिडेट थे, तो उनके स्थान पर मान लीजिए दिनेश लाल यादव निरहुआ को। शाह आलम गुड्डू उस समय भी बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे, आज भी बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस उस बार लड़ी थी, 17,000 पाई, इस बार कांग्रेस मैदान में नहीं है। तो बिल्कुल यह स्थिति 2014 की बन रही है। धर्मेंद्र यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ, शाह आलम गुड्डू। तो माननीय मुलायम सिंह यादव को 3,40,306 वोट, रमाकांत यादव बीजेपी से थे, उनको 2,77,000, शाह आलम गुड्डू को 2,66,000। बहुत ज़्यादा का तीनों के बीच में अंतर नहीं है। यही इस बार भी रिपीट होना है। अगर शाह आलम गुड्डू ने माइनॉरिटी का वोट खींचा तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ही कांटे के संघर्ष में ऊपर आ सकते हैं। शेड्यूल कास्ट का, खासकर चमार जाति का और माइनॉरिटी का वोट अगर इनको ठीक से पड़ जाता है तो यह बहुत ही टक्कर में आ जाएंगे। 2014 में माननीय मुलायम सिंह यादव थे, इस बार माननीय धर्मेंद्र यादव जी हैं। तो इनके साथ अगर यादव वोट पूरी तरह जुट गया, क्योंकि रमाकांत यादव की हैसियत के दिनेश लाल यादव नहीं है, तो यह पूरी तरह माना जा रहा है कि यादव समाज का पूरा वोट धर्मेंद्र यादव की तरफ जाएगा। थोड़ा बहुत 2-4% की बात हो सकती है बीजेपी को चल रहा जाए। अब सारा दामोदर खेल टिका हुआ है शाह आलम गुड्डू की तरफ। यदि शाह आलम गुड्डू माइनॉरिटी का वोट लेने में सफल नहीं हो सके तो धर्मेंद्र यादव की जीत का अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर शाह आलम गुड्डू 2014 की तरह 2,66,000 उसमें पाए से ज़्यादा वोट वो पाए थे, अगर माइनॉरिटी का वोट अगर खींच लेते हैं तो स्थिति समाजवादी पार्टी की चिंताजनक हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसा आप समझ लें कि कैंडिडेट का अपना खुद का कोई वोट नहीं है। जिस बिरादरी से वो आते हैं तो उस बिरादरी का वोट उनके पास है ही नहीं है। खुद उनके चचेरे भाई विजय लाल यादव ये उनके साथ नहीं है। अब ये विजय लाल यादव के बारे में जान लें कि ये वही विजय लाल यादव हैं कि इनको भी गाजीपुर में एक विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था विधानसभा का, और जब टिकट लेके ये यादव बस्ती में गए तो इनको भगा दिया गया।
और कहीं जब नहीं इनको स्वीकार किया गया, भारतीय जनता पार्टी का ये टिकट वापस करके भाग खड़े हुए पुनः समाजवादी पार्टी में आ गए। इससे भी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सबक नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो सत्ता के साथ हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये भी कभी खूब प्रचार करते थे, गाना गाते थे, विवाह गाते थे, और जब भारतीय जनता पार्टी से हताश होंगे तो फिर वापस जाएंगे, ऐसा अनुभव में आया है। रमाकांत यादव जी को देख लीजिए, जो सांसद रहा हो दूसरी पार्टियों से, भाजपा से, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी में। इस तरह से तमाम समाजवादी पार्टी में जो यादव हैं, जो दूसरी जगह थे, लेकिन जब वापस जाते हैं तो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व उनको स्वीकार कर लेता है। इसलिए यह चुनाव धर्मेंद्र यादव जी, शाह आलम गुड्डू और दिनेश लाल निरहुआ के बीच में ये टकराएगा। शाह आलम गुड्डू जिस हिसाब से पॉपुलर हैं क्षेत्र में, वहाँ विधायक भी रह चुके हैं, उसके हिसाब से आज भी बहुजन समाज पार्टी का शेड्यूल कास्ट में खासकर चमार बिरादरी पर एकाधिकार है। उनके वोट की परसेंटेज भी ज़्यादा होती है। भारतीय जनता पार्टी को यादव वोट नहीं मिलना है, शेड्यूल कास्ट का वोट नहीं मिलना है। कुछ जातियां जैसे खटिक हैं, पासी हैं, दुसाध हैं, इस गोंव हैं, ये देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। कुशवाहा, पटेल और बनिया, इस तरह की जातियां देती हैं, लेकिन कैंडिडेट का बेस वोट उनके साथ नहीं है, इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर साबित हो रही है। दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव जिस तरह से उन्होंने चुनाव का कैंपेन किया, चुनाव को जिस मेहनत से उन्होंने संघर्ष किया है, और कहीं से ये आभास नहीं होने दिया कि अखिलेश यादव जी इस चुनाव मैदान में नहीं है। अखिलेश यादव जी की कमी उन्होंने पूरी की, और चूँकि उसी परिवार से ये हैं, आजमगढ़ के पूरे समाजवादियों को उन्होंने समेटा है। एक तो ये प्लस है, यादव इनके साथ है। माइनॉरिटी भी ये मान के चल रही है कि अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ जाते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होना है। इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ अगर जाने से तो कम से कम समाजवादी पार्टी जीतेगी, और नहीं तो अगर हम गुड्डू जमाली जी के साथ जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए माइनॉरिटी का रुझान, ज़्यादा रुझान धर्मेंद्र यादव की तरफ है। तीसरा सबसे बड़ा धर्मेंद्र यादव जी के पास एक प्लस दिखाई दे रहा है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का। इसके पहले जो भी चुनाव हुए हैं, 14 हो या 19 का हो, तो राजभर समाज बहुजन समाज पार्टी से बंधा हुआ वोट था, कमिटेड वोट था। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। आजमगढ़ के कद्दावर नेता सुखदेव राजभर दिवंगत हो चुके हैं। उनके सुपुत्र जो वर्तमान में विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी में है। रामचंद्र राजभर समाजवादी पार्टी में है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर तो समाजवादी पार्टी से समझौते में हैं ही। इस हिसाब से यह देखा जाए तो राजभर समाज का भी 80-90% के बीच का वोट समाजवादी पार्टी को पड़ जाएगा। साथ साथ ये चौहान वोट बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन डॉक्टर संजय चौहान के समझौते की वजह से, उनकी पार्टी जनवादी पार्टी के समझौते की वजह से आजमगढ़ का जो चौहान समाज है वो समाजवादी पार्टी के ज़्यादा करीब है। तो कुल मिला के ये सब देखने से ऐसा लगता है कि संघर्ष तो तीनों का है और बहुत कांटे का है, लेकिन अगर इसमें कोई नया चमत्कार नहीं होता है तो पहले नंबर पर धर्मेंद्र यादव, सेकेंड नंबर की लड़ाई शाह आलम गुड्डू और बीजेपी के बीच है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, चमत्कार करती है। अगर कोई चमत्कार कर दिया तो भाई ये तो परिस्थिति के अध्ययन के बाद ही बताया जाएगा कि क्या चमत्कार हुआ है। लेकिन अभी तक जो हमने विवेचना की है उसके हिसाब से, वोटों का
हिसाब किताब यही है और जातिगत आधार पर ही पूर्वांचल में वोट पड़ता है और इसी हिसाब से वोट पड़ेगा। अगर माइनॉरिटी का वोट एक साथ धर्मेंद्र यादव को पूर्ण हो जाता है तो धर्मेंद्र यादव को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर यादव समाज का वोट बट के दूसरे यादव बीजेपी के यादव दिनेश लाल निरहुआ के पास खसक आता है, धर्मेंद्र यादव को बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। और अगर माइनॉरिटी का वोट नहीं मिलता है बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट शाह आलम गुड्डू को तो उनकी लड़ाई बेमानी रहेगी और शेड्यूल कास्ट के चमार जाति का जो वोट है उसी पर उनको संतोष करना पड़ेगा। अब 24 घंटे के अंदर क्या होता है साथियों, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, यह तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ईमानदारी से ये हमने विवेचना किया है। आप भी परिस्थिति पे चर्चा करें, समझें और अपना कमेंट भेजें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। लंबा वीडियो हो गया था, आपसे क्षमा के साथ। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।